हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज का वीडियो आगामी होने वाले सीबीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो सभी ट्रेड के लिए यूजफुल होने वाला है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो फर्स्ट ईयर का, क्योंकि इस वीडियो में सभी कॉमन सब्जेक्ट जैसे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के PYQ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक और दोस्तों एवं कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले हम सब लोग वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये वही क्वेश्चन हैं जो पिछले विगत वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं सीबीटी एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वाट्स पर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट से बराबर होता है। सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ब्रिटिश सिस्टम होता है, एक मीट्रिक सिस्टम होता है। ब्रिटिश सिस्टम में जो 1 हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, और मीट्रिक सिस्टम में जो होता है वो 735 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर लगभग 735.5 वाट कह लीजिए, इतना होता है। लेकिन संक्षिप्त में 735, नियर अबाउट 735 ही मानते हैं। यहाँ पे चूंकि ब्रिटिश सिस्टम पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 746 वाट। अगर यही मीट्रिक पूछता तो 735.5 वाट के बराबर हो जाता 1 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, या इसी को कहते हैं इकाई यूनिट के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, उसे हम घनत्व का नाम देते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इजी है, आप लोग इजीली वे में आप लोग 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से 12 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। हर वर्ष मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो ज्यादातर वो वर्ग का ही पूछता है। तो आप लोग वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ऐसे ही आयत का वर्ग, आयत, वर्ग और त्रिभुज, ये तीनों लगभग पूछे जाते हैं। इन तीनों के क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 625, और भुजा हम भुजा ही रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं मानते हैं। उसके बाद भुजा बराबर जब हो जाएगा तो अंडर रूट में 625 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 mm। तो वर्ग की भुजा क्या हो गई, 25 mm। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन इज हीट इंसुलेटर। इनमें से कौन सा उष्मा अवरोधक है, या उष्मा अवरोधक है, उष्मा का प्रवाह जिसमें नहीं होता है उसी को हम उष्मा का अवरोधक कहते हैं। तो जो कॉपर होता है ये उष्मा का सुचालक होता है, इसमें उष्मा का संचार होता है, इसलिए ये उष्मा का सुचालक हो जाएगा। कुचालक पूछ रहा है, और ब्रास भी सुचालक होता है, एल्युमिनियम भी सुचालक होता है। तो जो थर्माकोल होता है ये उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उष्मारोधक का काम थर्माकोल करता है। ज्यादातर इसको एसी के उपकरणों में लगाए जाते हैं, जिससे हमें ठंडक मिलती है यहाँ पे, क्योंकि बाहर का वातावरण से अंदर के वातावरण का मिलाप नहीं होने दिया जाता है। तो ज़्यादातर फ्रिज हो गया इन सबों में, या डीप फ्रीजर हो गया, इन्हीं सबों के जो दीवारें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उष्मा के अवरोधक पदार्थ थर्माकोल, पॉलीयूरेथेन फोम इत्यादि लगाकर उनके दीवारों को बनाते हैं, ताकि उष्मा का अवरोधक का काम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल कंटेन आयरन एज ए मेजर कंटेंट।
इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिसमें लोहे की मात्रा होती है ज़्यादा उसे लौह धातुएँ कहते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है उसे अलौह धातुएँ कहते हैं। तो ये पूछ रहा है प्रमुख रूप से, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें लोहा ही होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लौह धातु कहते हैं। बाकी बी, सी, डी जो जिंक है, ब्रास है और ब्रॉन्ज है, ये अलौह धातुओं की श्रेणी में आएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई ठोस है, जब ठोस को हम हीट देते हैं तो धीरे-धीरे उसमें क्या होता है, चेंजेज़ होता है उसके आकार में, उसके भौतिक परिवर्तन चेंज होते रहते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पिघलना शुरू हो जाता है, प्लास्टिक की स्थिति में आ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि ठोस जब द्रव में पिघलने लगता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? हम उसे उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये 6 क्वेश्चन हो गए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से। आगे के जो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं और ये सभी ट्रेडों के कॉमन जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, ये ओनली इंजीनियरिंग ट्रेड के हैं। नॉन इंजीनियरिंग में वर्कशॉप कैलकुलेशन है एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दोनों सब्जेक्ट नहीं रहते हैं, उनका थ्रेड। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है सीबीटी एग्जाम के लिए, जो अगस्त में आपकी होने वाला है पेपर। आप देखेंगे जब पेपर देंगे तो इनमें से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां देखने को। आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहले क्वेश्चन पर। प्रश्न है, व्हिच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड, यानी मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है और जो हम लोग ड्राइंग में बनाते हैं उसकी डायमेंशनिंग करते हैं तो एरो दर्शाते हैं। ऐसे मान लेते हैं एक आयत बनाए हैं, अब इस आयत की लंबाई को दर्शाने के लिए ऐसे हम क्या करेंगे, एरो एक बना करके इसको दर्शाएंगे, ऐसे ना तीर बनाएंगे। इस तरह से बना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 मान लेते हैं, 25 इसकी लंबाई है तो 25 लिखेंगे। तो यही पूछ रहा है कि कौन सही है इसमें से। तो इसका एक रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई का, अगर लंबाई और वो मानक रेशियो होता है 3:1 का होता है, 3:1 का। अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई 1 रहेगा। तो इसमें से देख लीजिए कौन ऐसा दिख रहा है। ये तो पहले गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा सही है और चौथा भी अभी देख लेते हैं हम। चौथा तो गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग शीट से। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से लगभग लगभग। कह रहा है कि A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। जो ड्राइंग शीट होती है वो कई साइज की होती है, जैसे A0 से लेकर के A4 तक होती है। सब ऐसे A1 A2 A3 A4 तक होती है। सबसे बड़ा जो साइज होता है A0 होता है, जिसे A0 नाम देते हैं, और सबसे छोटा साइज जो होता है ट्रिम किया हुआ वो A4 साइज होता है। A4 साइज जो हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ प्रिंट लेने के लिए करते हैं वो A4 साइज होता है। तो उसका आकार पूछ रहा है, तो हम अलग से एक ड्राइंग बनाएँगे वीडियो, उसमें सब चीज़ विस्तार से बताएँगे। अभी हम ओनली ऑप्शन को देख कर के हम सही बता दे रहे हैं कौन-सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 210 × 297 जो होता है वो A4 साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? ये चित्र दिखा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन-सा प्रिज्म है, तो इसको सबसे आसान पहचानने का तरीका इसके आकार को देख लीजिए। जैसे त्रिभुज है तो उसमें 3 भुजाएँ होंगी, चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज में कोई भी तो 4 भुजाएँ होंगी, पंचभुज होगा 5 भुजाएँ होंगी, षष्ठभुज होगा तो 6 भुजाएँ होंगी, सप्तभुज, अष्टभुज ऐसे जो भी होंगे उसी से रिलेटेड प्रिज्म हो जाएँगे। तो यहाँ गिनते हैं कितनी भुजाएँ का शेप वाला है ये प्रिज्म। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, मतलब 6 भुजाओं वाला ये है। इसका नाम क्या होगा? 6 को हम हेक्सा बोलते हैं, तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी, तो यही डी सही हो जाएगा। पेंटागन हो नहीं सकता, स्क्वायर नहीं, ट्रिंगुलर ये भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी सही है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। ऐसे ही त्रिभुजाकार भी पूछता है, वर्गाकार भी पूछता है, तो आप लोग शेप को उसके देख लीजिएगा कि कितने भुजा वाला है ये, उसी के नाम से आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये पूछ रहा है कि सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ये एक सेट स्क्वायर दिया हुआ है, बताना है आपको कि कौन सा सेट स्क्वायर है। तो दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, जैसे ये हो गया एक सेट स्क्वायर और एक हो गया ऐसे। एक होता है ये 90 अंश का होता है, बाकी दोनों 45-45 के होते हैं। ये भी 45 का होता है और एक होता है ये एक 60 होता है और एक 30 होता है और एक 90 होता है। तो दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, एक 45-45-90 और दूसरा होता है 60-30-90। तो आप लोग शेप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि दोनों कोण लगभग समान दिख रहे हैं। तो 45-45 और 90 वाला है सेट स्क्वायर। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, 45-45-90 दिया है कि सिर्फ 45 दिया है। दिया है 60 सेट स्क्वायर, 45 डिग्री सेट स्क्वायर, 30 डिग्री सेट स्क्वायर, 15 डिग्री सेट स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 45 वाला है, 45-45 ये 45-45 और 90 वाला है ये सेट स्क्वायर और दूसरा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है उपकरण का नाम पहचाने। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये बार बार पूछता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसका शेप दिख रहा है ना आपको यहाँ पे बाल के समान, तो इसलिए बॉल पिन हैमर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन यही है। कह रहा है कि उपकरण का नाम पहचाने। ये एक उपकरण दिया हुआ है, आप लोग इस उपकरण से तो परिचित होंगे ही। इसका नाम स्पैनर है। अब चूंकि ये ओपन है, दोनों मुंह खुला हुआ है, तो इसलिए ओपन इंडेड स्पैनर हो जाएगा। और क्योंकि दोनों तरफ बने हुए हैं, इसलिए डबल ओपन इंडेड स्पैनर नाम दे सकते हैं पूरा। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें देना है। लेकिन ये ओपन इंडेड स्पैनर है। अब उसमें डबल है कि नहीं है ऑप्शन में, तो नहीं। देखो यहाँ दिया हुआ है कॉम्बिनेशन स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, रिंग स्पैनर और ओपन इंड स्पैनर। तो ये ओपन इंड स्पैनर है, ये दोनों मुंह खुले हुए हैं। अगर देता कि ओपन डबल इंडेड स्पैनर, तो वो ऑप्शन भी सही हो जाता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओपन इंडेड स्पैनर। अब ये 6 क्वेश्चन समाप्त हुए इंजीनियर रैंक के, और आगे के 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, धैर्यपूर्वक देखते रहिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन ही आप लोगों के रिपीटेड क्वेश्चन है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो कोई भी ट्रेड के ITI कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के हो, तो उनको शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा भी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आइए देखते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है इम्प्लॉयबिलिटी का, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन थ्रू द टनल। ये क्वेश्चन हम इम्प्लॉयबिलिटी का जो वीडियो बनाए ना शुरू में, उसमें मिल जाएंगे जरूर ये देखने के लिए। ये वो सेम क्वेश्चन है वही। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे। दी ट्रेन, यहाँ पे आपको भरना है, क्या भरना है। अब आप लोगों को गैप दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ, इसी में से उस सहायक क्रिया के साथ उसमें मुख्य क्रिया भरना है। तो आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब कॉन्टिन्यूअस एक तरह से पूछ रहा है, तो उसकी सहायक क्रिया उसमें मुख्य क्रिया में क्या संबंध होते हैं। तो सहायक क्रिया इजयमार होती है और मुख्य क्रिया में ING जुड़ता है। तो ऐसा जहाँ पे दिख रहा होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसे इज पासिंग, हैड पास्ट, वाज पासिंग और पास्ट। तो इज IMR एक ही ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यहाँ भरा जाएगा दी ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन इज, ये पिन का फुल फॉर्म पूछ रहा है। हर चीज का पिन जो होता है क्यों ना, पिन जो होता है एक यूनिक ID नंबर होता है, उसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऐसे ATM का, SID का, तमाम चीजों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वो पूछता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो पिन का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज आर, मान मतलब आपकी वैल्यूज क्या है, किसी चीज की वैल्यूज कैसे पता चल जाती है।
वो क्या करती है, वो क्या बताती है कि वैल्यू, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपका मान-सम्मान किया जा रहा है, तो आपको क्या करता है, वो आपको दृष्टिकोण और कार्रवाई जो आप काम करते हैं, आपके जो कार्यों को क्या करता है, वो प्रेरित करता है। कोई काम कर रहे हैं आपको, तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या होता है, इससे आपको मोटिवेट और एटीट्यूड और एक्शन में सुधार होता है, प्रेरित करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी? डेबिट कार्ड बिल है हाउ मैनी डिजिट नंबर, एक डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड ही को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, वो 16 अंक का होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी उद्यमी होगा, तो उसके जो प्लांट और मशीनरी होते हैं, उसी पे उसके निवेश को तय किया जाता है और उसी पे विचार किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। वो किस तरह से, जो 21वीं सेंचुरी का वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू गेट एम्प्लॉयड, किस तरह से आपको रोजगार पाने में 21वीं सदी के कार्यस्थल जो हैं वर्क प्लेस स्किल के, वो किस तरह से आपको मदद कर रहे हैं? तो पहले के जॉब, जो पहले आईटीआई करते थे या कोई भी जॉब किस तरह से मिल जाते थे और अब के में कितना अंतर आ गया है, वो इस यही पूछ रहा है, किस तरह से अब मदद हो रहे हैं, पहले कैसे हो रहे थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग। मतलब अब जो मार्केट है पहले के अपेक्षा बहुत बदल गए हैं। देख रहे हैं बहुत सारे लड़के अपना बीटेक करके, पॉलिटेक्निक करके, आईटीआई करके किस तरह से जॉब के लिए भटक रहे हैं। पहले ये स्थिति नहीं थी, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको मिल रहे हैं। तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच इज नॉट द ऑनलाइन पेमेंट ऐप, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? इसमें से ऑप्शन ए दिया हुआ है इंडिया पे, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी फोन पे, ऑप्शन डी पेटीएम। तो कौन सा ऑप्शन आपकी दृष्टि से सही हो सकता है? ये गूगल पे कोई ऐप नहीं है, ठीक है, जिससे हम पेमेंट कर सकें। तो ऑप्शन तो बी सही हो सकता है, लेकिन जो बोर्ड ने निर्धारित किया है वो आंसर ए को निर्धारित में सही करेक्ट आंसर माना है। तो इसको आप मिसप्रिंट समझ कर समझिए, ठीक है। गूगल पे यहाँ हो सकता है, गूगल पे नहीं होगा। और ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग देखेंगे तो पहले ही बीक मारेंगे, लेकिन वो बोनस वाला अंक है ये। ये गलती किया है, लेकिन ए को ऑप्शन दे रहा है, तो इस पे आप लोगों को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। मिसिंग मिसिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे मिसिंग है, इसको मानेंगे गूगल पे, तो ये इंडिया पे वाला सही होगा। और अगर गूगल पे मानते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है कैसा, गर्म या ठंडा? ऐसे होता है, तो इसमें से बहुत जरूरी नीला आशापूरी हो नहीं सकता है, इसमें वार्म जो दिया हुआ है गर्म। आप कह सकते हैं आज का मौसम गर्म है, आज का मौसम ठंडा है, ज्यादातर यही लोग कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पिछला हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 5 अभी तक वीडियो डाले हैं, उन सब वीडियो को देख लीजिएगा। प्रश्न है, व्हिच वन इज नॉट ए कंजंक्शन, कौन सा एक संयोजन नहीं है? तो आर, एंड और बट जो होते हैं ये कंजंक्शन है, बाकी जो अन दिया हुआ है वो कंजंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित है। इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट ए फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन टू एंट्री विथ एन ऑपरेटर। एमएस एक्सेल में एक सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हम प्रविष्ट को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। जब भी हम फार्मूला तो बराबर का सिंबल डालते हैं, बराबर का कमांड को देते हैं, तो अगला फार्मूला को हम डालते हैं उसमें एमएस एक्सेल में। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द क्वालिटीज दैट आर कंसीडर निगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन, ऐसा गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। नकारात्मकता हमें क्या दिलाती है? हमारी कमजोरी को प्रदर्शित करती है। जब कहीं न कहीं आप जैसे आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, अगस्त में एग्जाम है और आपका अभी सीबीटी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई, तो आपके अंदर यही फीलिंग हो रहा हो कि हम फेल हो जाएंगे। ये एक तरह से नकारात्मकता है। नकारात्मकता कैसे आई?
क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, आपके अंदर कमजोरियां हैं, और वहीं एक जो तैयार किया होगा उसके अंदर पॉजिटिव होगी, वो कहेगा हम पास हो जाएंगे, तो उसकी पॉजिटिविटी दिखाएगी, उसकी शक्ति दिखाएगी, उसकी आत्मविश्वास दिखाएगा। तो जो कमजोरियां होती है वो नकारात्मकता को व्यक्त करती हैं, उसी नकारात्मकता को हटाने की भी बात कर रहा है कि उस पर काम करने की बात कर रहा है। तो ये पर्सनल वीकनेस ऑप्शन वाला ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्वाट, स्वाट का फुल फॉर्म पूछता है। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एक स्वाट का फुल फॉर्म पूछता है कि स्वाट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, और उसमें से फुल फॉर्म में से पूछता है स्वाट में से यस का मीन्स क्या है, जो भी चार अक्षर हैं इन चारों अक्षरों का मीनिंग पूछता है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो फुल फॉर्म याद रख लीजिए, और दूसरा वाला क्वेश्चन जवाब आप लोग बिल्कुल सही से दे सकते हैं। पूछ रहा है इनमें कौन स्वाट का पूर्ण रूप है, तो स्वाट का पूर्ण रूप होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। ऑप्शन सी दिख रहा है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। यहाँ से स्वाट में से डब्लू का मान भी पूछ सकता है, टी का मान, ओ का मान, एस का मान, किसी का पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू पीसी। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पीसी से टेलीफोन को जिस उपकरण के साथ जोड़ते हैं उसे हम मॉडेम कहते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच वन इज करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर कैन रीच कस्टमर्स। कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है। तो कोई भी इंडस्ट्री होती है सबसे पहले क्या करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग कराती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलिंग कराती है, रिटेलिंग से ही वो कस्टमर तक पहुंचता है। तो ऐसा कहीं दिख रहा है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर कस्टमर, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस। ये ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस पहचानने के कुछ प्रोसेस होते हैं और पैसिव वॉइस के भी प्रोसेस होते हैं। पैसिव वॉइस जो होता है लास्ट में, उसके लास्ट में बाई दिखेगा, कहीं भी रहेगा तो बाई दिखेगा, और एक्टिव वॉइस में बाई नहीं रहता है। तो बस उसी से आप लोगों को अगर नहीं बनाने आ रहा है ग्रामर का क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसमें बाई नहीं रहेगा कहीं पे, और पैसिव वॉइस रहेगा तो उसमें लास्ट में बाई दिखेगा। तो ऑप्शन ए में भी बाई दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी में भी बाई दिख रहा है, और ऑप्शन सी में भी बाई दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में बाई नहीं है, वही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राम हैज पास द एग्जाम, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन माय हाउस इज द थर्ड फ्लोर। ये डैश दिया हुआ है, प्रीपोजिशन सुटेबल प्रीपोजिशन का पूछ रहा है, कौन सा होगा। तो माय हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, मेरा जो घर है वो तीसरे फ्लोर पे है, तो वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्रोनाउंसिएशन रिफर टू, उच्चारण को संदर्भित करता है। तो प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, ध्वनियों का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, उसी को हम उच्चारण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ वीकनेस थॉट बिलीफ मोटिवेशन वैल्यूज इट इज कॉल्ड। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियां, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्य आदि सहित को क्या डैश कहा जाता है, उसी को हम आत्म जागरूकता कहते हैं। अपने आप को जागरूकता मतलब स्वयं की जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस जिसे बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डू नॉट
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? तो किसी को पासवर्ड जो बताना वही सूचना सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी रो और जो कॉलम होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन होता है, जैसे ये रो हो गया एक्सेल का, ऐसे कॉलम ऐसे ही तो बना रहता है एक्सेल में, तो ये जो ये है एक रो और ये है एक कॉलम, इनका जो प्रतिच्छेदन ऐसे जो बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन मतलब खतान जो बनता है वो क्या बनता है, सेल कहलाता है। तो एक्सेल में किसी रो और कॉलम को जो प्रतिच्छेदित करता है उससे जो बनता है उसे हम सेल कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? ऐसा क्वेश्चन हम इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वीडियो में बना चुके हैं, जो हमने वीडियो पहले डाला है। आप लोग नहीं देखेंगे उसको जाकर देख लीजिएगा। हम एमएस वर्ड में जो पर्यायवाची को टाइप करते हैं उसे हम थेसर्स का नाम देते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम वीटे इज आल्सो नोन एज, जो सीवी होता है सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वीटा, और इसको एक और दूसरा नाम देते हैं रिज्यूम बायोडाटा। तो वही पूछ रहा है कि करिकुलम वीटा को रूप में जाना जाता है, रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है और बायोडाटा के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिज्यूम। सीवी का दूसरा रूप रिज्यूम होता है या बायोडाटा होता है। अगर बायोडाटा भी दिया रहेगा तो बायोडाटा भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा है कि स्टेट कैन बी मैनेज, स्टेट को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी में दिया है तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी में दिया है तनाव कम नहीं हो सकता है, और ऑप्शन डी में ऊपर के सभी। तो हम तनाव को प्रतिबंधित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो सही कौन सा है? तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, सी और डी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही लास्ट क्वेश्चन है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंस लर्न टेक्निक, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। आप लोगों को देखे होंगे कोई भी किसी चीज़ की शॉप होती है, जब भी आप लोग प्रोडक्ट का सेलिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आती हैं। ग्राहक क्या करता है, वो आपसे कहता तो उसको शिकायत आपसे करता है, कोई चीज़ अगर दिक्कत आती है उसको आप लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, वही क्वेश्चन ये पूछ। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, फिर उससे सहानुभूति व्यक्त करेंगे, फिर उससे एपोलॉइज मतलब क्षमा याचना मांगेंगे, फिर उसके बाद से रिएक्ट करेंगे। इसलिए ये ऑप्शन बी में जो सही दिख रहा है, लिसन करेंगे, एम्पैथीज करेंगे, एप्लाइज करेंगे, रिएक्ट करेंगे ना हो। तो ये रहे आज के वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिपीटेड क्वेश्चन और इम्प्लॉयबिलिटी के रिपीटेड क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए थे। इनके सही प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आईटीआई की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।